देखिए, अगर आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए वीडियो में लेकर के आया हूं। स्टार्ट करते हैं अपन वही सिस्टम, मिक्स क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक्स के, जो कि सारे क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल होंगे और ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो वेक्टर का है और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको इन सामान्य बुक्स के अंदर कहीं नहीं मिलेंगे और क्वेश्चन आरपीएससी ऐसे ही ढूंढ कर लाती है। यहाँ कह रहा है कि ए बी पी क्यू आर कितने हो गए, 5 पॉइंट है, 5 बिंदु है। ये 5 बिंदु किसी प्लेन में, समतल में, एक ही तल में, और इसमें सिस्टम दे रखा है कि 6 बल है, 6 फोर्स है, ए पी ए क्यू ए आर। ये सारे फोर्स जो है आपके पी क्यू आर, तो ये आपके फोर्स ए पी ए क्यू और ए आर काम कर रहा है। दूसरी तरफ उसी प्लेन में आपके पी भी है, तो ये जो बी फोर्स है, आप खाली समझने के लिए बता रहा हूं मैं, और ये आपके सेम कंडीशन बन जाएगी पी, तो ये पी बी, ठीक है, और क्यू बी और आर बी, इस तरीके से फोर्स काम कर रहे हैं। ये कह रहा है कि इनका रिजल्टेड फोर्स क्या होगा। तो रिजल्टेड फोर्स के लिए, क्योंकि देखो ये पूरा कंपटीशन का मामला है, आपको इसमें टाइम नहीं लगाना, क्वेश्चन ठीक से समझा और आप आगे बढ़े। अगर हम ध्यान से देखें तो ये ए पी प्लस पी बी, एक ये जो अपने होता ना त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम तो आप जानते होंगे वेक्टर के लिए, ए बी सी अगर इस तरीके से हो, ठीक है, तो आपको ये जानकारी होगी कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होता है। ये त्रिभुज नियम लगाते हैं अपन। तो यहाँ पर इन सभी फोर्स का रिजल्टेड पूछा तो अपन सबका प्लस कर लेते हैं। तो अगर ये प्लस करें अपन इन दोनों को, तो ये बन जाएगा आपके क्या, ए पी प्लस पी बी। और आप देखो कि ये ए पी प्लस पी बी करोगे तो ये आपके बन जाएगा क्या, ए बी। फिर इन दोनों को प्लस करोगे तो ये बन जाएगा आपके ए क्यू प्लस क्यू बी, तो ये त्रिभुज नियम से ये बन गया आपके देखो ए बी। और अगर इनको प्लस करोगे तो ये आपके देखो आप ए आर प्लस आर बी, तो ये भी बन गया आपके ए बी। अब रिजल्टेड की बात कर रहा तो कुल कितने हो गए, सबको जोड़ना है, तो ये आपके 3 ए बी आ जाएगा, ठीक है। यहां मैंने त्रिभुज नियम लगाया है सदिशों का। तो इस तरीके से आप रिजल्टेड आंसर निकाल सकते हो। ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है, सामान्यतः इसने केवल त्रिभुज नियम लगाया है बलों के लिए, कोई विशेष बात नहीं। यहां इसने वेक्टर का सेकंड क्वेश्चन लिया है और सीधा साधा क्वेश्चन देख रहा है, देखो ए क्रॉस बी होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन हमें पहले इनके जानकारी होनी चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। जैसे अगर आपके पास में कोई एक वेक्टर ए और बी की बात करें, तो ए वेक्टर है, इस डायरेक्शन में वेक्टर बी है और इनके बीच में एंगल थीटा है। तो उस केस में ध्यान रखना इन दोनों के परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री होगा। इस डायरेक्शन में आपके ए क्रॉस बी की वैल्यू होगी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर एन, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो उस केस में ए क्रॉस बी की वैल्यू अपने क्या होती है, ये होती है ए मोड बी मोड और साइन थीटा एन कैप, और आप इसको पूरे का स्क्वायर कर लीजिए। सेम ऐसे ही अगर सेकंड वाले की बात करोगे तो ए डॉट बी क्या होता, ए डॉट बी में आपके जो दो वेक्टर होते हैं ए और बी, ये वेक्टर ए वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल थीटा, तो उस कंडीशन में आपके ये ए डॉट बी जो बनता है वो आपके मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा बन जाता है। तो सीधी सी आप यहां पर भी यही काम कर लें, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी और ये कोस थीटा और इसका होल स्क्वायर। तो उस केस में आप देखो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, भले आप ऐसे लिख दो मोड में ही, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और अंदर बच जाएगा आपके क्या, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। तो आप देख लो ये फाइनली बन रहा है जो है आपके, भले आप इसी रूप में लिखो और भले आप इस रूप में लिखो, तरीका वैसे इसका ये रहेगा, इस तरीके से लिखने का। ये आपके इसमें वैल्यू आ जाएगी इसकी, और ये इसने पूछा है। देखो आप, हमें खाली जनरल बेसिक चीजें ध्यान में रखनी है, हमारा आंसर सही आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो ट्रिग्नोमेट्री का। अब देखिए यह दे रखा tan a इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 और tan b इक्वल टू 1 अपॉन 2n प्लस 1। आपको पूछा है कि tan a प्लस b की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन सीधा है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यहाँ क्या है कि हमें समय बचाना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें पहले तो एक काम करें, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर ही लेते हैं। फॉर्मूला तो आप भी अप्लाई करोगे, tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a tan b। अब आपको ये वैल्यू इसमें पुट नहीं करनी, बहुत ध्यान रखना है। हम एक काम करते हैं, इसमें n इक्वल टू अगर 1 ले लें तो आपके tan a तो क्या बन जाएगा 1/2 और इसमें आपके tan b क्या बन जाएगा 1/3। ये तरीका आप ध्यान रखें हमेशा। अब इसमें वैल्यू पुट कर लें आप, तो tan a आपके क्या था 1/2 1/3, 1 माइनस 1/2 1/3, तो ये बन जाएगा, एलसीएम ले लो तो ये 3 यानी कि ऊपर तो हो जाएगा 5/6 और नीचे आप देखो 1 माइनस 1/6 तो ये 5/6 और 6 में से गया तो नीचे भी 5/6, तो आंसर कितना आ गया 1। ऐसे तो आपको इस तरीके से कोई वैल्यू लेकर के इन्हें सिंप्लीफाई करना चाहिए। एन एम कुछ भी दे रखा हो तो उसको लेके नहीं घूमना, हमारा समय इससे बच जाएगा और आंसर भी जल्दी आ जाएंगे और करेक्ट भी आएंगे। अगला क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री का देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि a इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos 4x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। a की वैल्यू की रेंज क्या होगी, ये किस किस के बीच में होगा, जो ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो आप इसको खाली सेट कर ले। देखिए a इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स प्लस cos 4x और फिर इसको सेट करें तो ये उत्तरोत्तर में जमा लो cos स्क्वायर एक्स, और ये जो 1 है अपने को क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो अपन एक काम करें, इसको थोड़ा जमा लेते हैं। कैसे भी सेट कर सकते हैं अपन, तो 1/4 प्लस 3/4 हो जाएगा। तो ये आपके a इक्वल टू क्या बन गया, देखो cos स्क्वायर एक्स माइनस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब आप अगर ध्यान से देखो तो a की वैल्यू, क्योंकि ये जो है आपके अगर 0 हुआ तो भी cos की कोई न कोई वैल्यू होगी, तो 3/4 से कुछ तो ज्यादा है ये, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 3/4 a लेस एन इक्वल देन 1, ये कंडीशन इसके अंदर बन जाएगी, ठीक है। यही आपके एक समझने वाली चीज है इसके अंदर, बस यही तो ऑप्शन दे रखा आंसर। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत कम टाइम में होने वाला, कोई बड़े भारी भरकम क्वेश्चन आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका, मैट्रिक्स का या कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखिए फिर दो टॉपिक डाल दिए मिक्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है और इसके अंदर मैट्रिक्स डाल दी। यहाँ कह रहा है कि ओमेगा जो है वो क्यूबिक रूट है 1 का, यानी ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है, ओमेगा 1 नहीं हो सकता। और H एक मैट्रिक्स दे रखी है, कह रहा कि H70 की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ कुछ नहीं, जो प्रॉपर्टी अपन जानते हैं उनको यूज करना है। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले h स्क्वायर निकालते हैं इसमें। तो h स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओमेगा ओमेगा 0 और 0 ओमेगा और दो मैट्रिक्स का अपन मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही होगा, तो ये बन जाएगा आपके मैट्रिक्स ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा स्क्वायर। अगर क्यूब करोगे तो यहाँ क्यूब क्यूब आ जाएगा। तो अपन लगाते हैं ना गणितीय आगमन, तो गणितीय आगमन का मीन यही होता ओमेगा पावर के 0 0 और ओमेगा पावर के, और अगर यहाँ पर अपन के प्लस 1 करेंगे तो सेम कंडीशन बन जाएगी के प्लस 1 0 0 ओमेगा के प्लस 1। इसका मतलब ये हो गया कि H70 की वैल्यू जो होगी वो आपके सीधी सीधी ओमेगा पावर 70 0 और 0 ओमेगा पावर 70 बन जाएगा। अब एक सेट कर लेते हैं इसको, कैसे, ये 70 है तो मैं इसको ओमेगा और ओमेगा 69 लिख लूं, 0 और ओमेगा ओमेगा पावर 69, ठीक है। तो ये 23 या 69 हो रहा है, तो इसको ओमेगा क्यूब 1 कर दो तो ये तो 1 हो जाएगा। तो आपके क्या बना, ये इधर ले आओ नीचे, तो ये बन गया आपके ओमेगा 0 0
ओमेगा, यानी कि आपकी जो मैट्रिक्स थी वही मैट्रिक्स फिर से आ गई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, आप भले कमेंट करो या न करो, ये तो आप खुद जान रहे हो कि ये क्वेश्चन वास्तव में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन भले ही इमेजिनरी पार्ट का है, इमेजिनरी का है, लेकिन इंपॉर्टेंस इसकी रियल है, वास्तविक है, ठीक है ना। और इसीलिए इस क्वेश्चन में आप देखिए कह रहा है कि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर, और जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, और एक इक्वेशन दे रखी है जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा इक्वल टू 0, और इसमें इसने क्या कहा, रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। और 1 अपन जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी के अंदर किसी की प्रायिकता अगर 1 हो तो क्या होता, वो घटना निश्चित रूप से घटती है। यहाँ ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आने की संभावना है, ठीक है। अब और 1 हो गया तो आएगा ही। अब यहां देखिए, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ जेड अपने काम करते हैं, जेड इक्वल टू ले लेते हैं x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। अब यहां कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 1, इसका मतलब रियल पार्ट तो x हुआ, तो x इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो उस केस में आपके ये जेड इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस आयोटा वाई। अब इसके दो मूल है, तो अपन दूसरा मूल मान लेते हैं 1 माइनस आयोटा वाई, ठीक है। अब अपन मूलों का गुणनफल लेते हैं इनका, क्योंकि बीटा की फॉर्म में पूछा है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल वो हो जाएगा C/A, यानी कि बीटा। तो 1 प्लस आयोटा वाई और 1 माइनस आयोटा वाई इक्वल टू बीटा, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बीटा आ गया। मतलब बीटा आपके जो आ रहा है वो 1 प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर एंड इक्वल देन 1, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपके जो बीटा बना है वो बीटा क्या बन जाएगा, आपके 1 और इनफाइनाइट, ये आपके रिक्वायर्ड आंसर है। देखिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में भुजाएं ए बी बी सी और सी है। इन तीनों भुजाओं पर क्रमशः 3, 4 और 5 बिंदु है। भुजाओं के ऊपर ए बी पर 3 बिंदु, बी सी पर 4 बिंदु और सी ए पर 5 बिंदु है। अब ये कह रहा है कि इससे बने कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए, त्रिभुज बनाने के लिए कुल कितने बिंदु चाहिए, 3 बिंदु चाहिए, और यहाँ कुल बिंदु कितने हो गए, टोटल बिंदु तो हमारे पास 3 प्लस 4 प्लस 5 12, कुल बिंदु हो गए 12। तो हमारे इससे तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बन जाएंगे 12C3। तो खल कर लो इसको, 12 इंटू 11 इंटू 10, और नीचे हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा कितना, 2 बार, तो 11 दूना 22, 220 त्रिभुज बनेंगे। और यह आंसर नहीं, ध्यान रखना, अब यहाँ गड़बड़ है। यहाँ आप देखिए 3 भुजाएं हैं, तो ए बी भुजा की बात करें, ए बी पर कुल कितने बिंदु है, 3, तो इनसे भी तो बन सकता त्रिभुज। तो इसमें बनेगा आपके कितना, 3C3, यानी कि 1। BC पर 4 बिंदु है, तो ये आपके 4C3, तो ये 4 इंटू 3 इंटू 2, और ये 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि कितने हो गए, 4। और C पर 5 बिंदु है, तो 5C3, तो ये 5 इंटू 4 इंटू 3, और ये 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 10। तो अब टोटल, क्योंकि ये इन्हीं रेखाओं पर है, तो इनसे एक ही रेखा में तो सर एक हो गए कोलिनियर, तो यहाँ त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में आपको 1, 4 और 10 ये माइनस करने पड़ेंगे टोटल जो बन रहे हैं उनसे। तो ये आपके 220 में से 10 और 4 14 और 1 15 माइनस करने पड़ेंगे, तो ये 205 त्रिभुजों की संख्या बनेगी। ये इसका आंसर होगा। ये आपके कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, बस थ्योरेटी और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ आपको एक चीज नोट करनी है, NCR इक्वल टू होता है NC N-R। ये फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई कर लें, तो इस फॉर्मूले को यूज कर लो। ऊपर NN ये दोनों सेम है, तो आपके ये क्या बन जाएगा, A² माइनस AC2 इक्वल टू
ए स्क्वायर माइनस ए सी, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर ए माइनस 4। सेम एन माइनस आर लगा दिया, एन आपके ऊपर वाला और आर 4 था। अब आपके क्योंकि जब सेम है तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई। तो उस कंडीशन में x प्लस वाई आपके n बन जाता है ना। तो उस कंडीशन में आपके ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 4 इक्वल टू 2। तो ये ए स्क्वायर माइनस ए और माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये इससे आपके a इक्वल टू 3 और माइनस 2 आंसर है। दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है। 3 करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस 2 करोगे तो भी इस पे ये बड़ा ही आ रहा है। ये छोटा नहीं आना चाहिए ऊपर वाला, नहीं तो कम में से ज्यादा कैसे लोगे आप एडजस्ट करने के लिए। अब चलते हैं अपन बाइनोमियल की तरफ, और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं या तो गुणांक से आते हैं या गुणांकों का योग पूछ लेता है, या गुणांक बराबर हो इक्वल हो, तो उसमें कोई आर या एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता है। यहाँ दे रखा क्वेश्चन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू, ये एक तरह से पूरा पॉलिनोमियल दे रखा है। अब ये कह रहा है कि आपको 2 इंटू a0 प्लस a2 प्लस a4 a2n की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे में आपको बाइनोमियल को सोल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कि आप 3 पदों का कैसे अप्लाई करेंगे बहुत देर लग जाएगी, ऐसा नहीं। यहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप पहला काम तो क्या करें, x इक्वल टू आप इसमें 1 लिख दें, इस पूरे में 1 लें। तो ऐसी कंडीशन में आपके क्या बनेगा, देखो a0 a1 a2 और ये लास्ट में x की जगह आप क्या पुट कर रहे थे 1, तो ये आपके बन जाएगा a2n, ठीक है। और इक्वल टू इधर 1 पुट किया x की जगह, तो ये 1 और 1 0 ओनली 1 आ जाएगा, n ताकि n ले लो 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा काम आपके ये है, आप x इक्वल टू माइनस 1 ले लें, और ऐसा करोगे तो उस कंडीशन में ये आपके a0 यहाँ माइनस a1 और प्लस a2 यूं चलता रहेगा, और ये a2n 1 पावर आपके क्या बनेगा 1 अपॉन करोगे तो ये भी 1 n ही रहेगा, तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने x, ये देखो यहाँ मिस्टेक हो जाएगी। सेम कैसे रहेगा, x की जगह आपने -1 पुट किया है, तो आपके यहाँ बनेगा 3 पावर n, ठीक है। ये तो आपके 1 हो जाएगा। अब 1 है ना, 1। अब आप क्या करो, क्योंकि इसने पूछा क्या, देखो आप ये टर्म पूछी है a0 to 4 वाली, तो आप क्या करें, इन दोनों को ऐड कर लें। तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो 2 इंटू a0 ये कैंसल, a2 a4, इस तरीके से आपके ये कितना a2n तक आएगा, तो ये 3 पावर n प्लस 1 बन जाएगा। और यही तो इसने यहाँ पूछा है, आगे समझ में। अब यहाँ पर क्या है, अगर अपने को यहाँ ओड वाला फाइंड करना, ये तो आंसर आ गया अपना। अगर ओड वाला पूछता 1 3 5 वाला, तो अपन इसी को माइनस कर लेते हैं, घटा लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन समझो, या एक तरह से आइडेंटिटी समझो, कुछ भी समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इसने अलग तरह का क्वेश्चन पूछा फिर से। यहाँ आपको 1 से लेकर के 25 की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए आपको अगर याद हो तो 1 प्लस x होल पावर n क्या होता है, ये होता है nc0 प्लस nc1 प्लस nc2, इस तरीके से चल रहे हैं, तो प्लस ncn x पावर n ये बनेगा आपके। अब यहाँ अपन एक काम करें, x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ चलता ना इसमें x पावर 0 x1 फिर x स्क्वायर फिर x, इस प्रकार से, ये मैंने इसमें लिखा नहीं था, होता है। अब x इक्वल टू 1 पुट कर दो इसके अंदर, तो ये क्या बन जाएगा हमारे, इधर तो बन गया 2 पावर n, और इधर आपके n इक्वल टू 25, तो ये 25c0 25c, क्योंकि ये 101 हो गया आपके सीधा सीधा, और ये 25c1 25c2, यूं करते करते ये प्लस 25c 25 बनेगा।
तो फाइनली आपके n की जगह 25 पुट किया था, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पावर 25, यही आपके आंसर आ जाएगा। ये चीज याद रखनी पड़ेगी, बस खाली आपको बाइनोमियल कर लो और उसके बाद में आपको x और n की वैल्यू पुट करने से आंसर मिल जाएंगे। ध्यान रखना इसके क्वेश्चन बहुत लंबे चौड़े नहीं आते, कहीं पर भी आप कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन में नहीं फंसे, डायरेक्ट आप इसमें या तो कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करके दोनों साइड में किसी फॉर्मूले में और उससे आपका रिजल्ट आ जाएगा, या सीधा सिंपल तरीके सोल्व करने से आंसर आ जाएगा। लो अपन डेरिवेटिव्स के अंदर आ गए। यहां देखो डी बाई डी एक्स log a x दे रखा, बेस x है, ध्यान रखना। अब क्या करोगे आप, यहां आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, log ऑफ m और बेस अगर n है, कैसा भी ले लो, कैपिटल ले लो, चलो, तो उस कंडीशन में ये क्या बनता है log m अपॉन log n, और यहाँ बेस आप कुछ भी सेम बेस बना दो, ई बना लो, चलिए पर ई बनाते हैं, तो उस कंडीशन में डी बाई डी एक्स तो बाद की बात है, पहले ये बन जाएगा आपके log ऑफ a अपॉन log ऑफ x, और बेस अपन ई बना लेते हैं। अब इसका डी बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या करोगे आप, देखो log a जो दे रखा है वो तो आपके कांस्टेंट है, और 1 अपॉन log x की निकालनी है डेरिवेटिव्स, तो d बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, ये log ऑफ a, और 1 अपॉन x का होता है -1 अपॉन x स्क्वायर, यानी log ऑफ x का होल स्क्वायर, और log x का एक बार और करेंगे तो 1 अपॉन x, तो फाइनली ये क्या आया, माइनस का log ऑफ a अपॉन x log x होल स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। आप चाहते इसमें log x को बाहर लेकर के ना फिर इसमें इस फॉर्म में ला करके सेट कर सकते हो, क्योंकि आंसर वो, वैसे तो यहाँ तो आंसर इसने सिम पूछा है, लेकिन ये आगे इसको सिंप्लीफाई भी कर सकता है, तो हमें कैलकुलेशन का ध्यान रखना चाहिए। फिर से क्वेश्चन को रिवाइज करके क्वेश्चन को ही आंसर में यूज करने का रिवाज आरपीएससी का वर्षों पुराना रहा है, और उसमें अभी भी इसने जारी रखा है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है लिमिट का। अब यहाँ देखिए 1 + 3 पावर 1 अपॉन एक्स दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखा है। जब कभी 1 अपॉन x आए तो आपको 1 अपॉन x इक्वल टू y लेट कर लेना, इससे आपके x का 0 है तो आपके y टेंड्स टू क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। तो अब इसमें बन जाएगा लिमिट y टेंड्स टू इनफाइनाइट, और 1 + 3 पावर क्या बन गया आपके y अपॉन 1 - 3 पावर y। अब आपको याद हो तो a पावर x का विस्तार अगर अपन करें तो 1 + x log a प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 log a होल स्क्वायर, इस तरीके से चलता है। तो यहां आपके क्या बन जाएगा, लिमिट अपनी जगह देखिए 1 अपनी जगह प्लस और 3 यानी कि 1 + y log 3 प्लस वाई स्क्वायर, इस तरीके से चलता रहेगा, अपॉन फैक्टोरियल 2 और log 3, इस तरीके से ये चलता रहेगा। और सेम कंडीशन नीचे बनेगी माइनस में, तो 1 - y log 3 प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा इसमें माइनस में है तो सेम माइनस में चल रहा है ना पूरा, कोई दिक्कत नहीं, फैक्टोरियल 2, और इसमें 1 + 1 माइनस चलता है, तो ये log 2 माइनस में चलता रहेगा। अब ये इसमें लिमिट y टेंड्स टू इनफाइनाइट, देखो ऊपर तो आ गया आपके 2 प्लस और y log 3 y स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 log 3, ये स्क्वायर लगेगा ना, ठीक है। ये तो कहने की बात ही नहीं है, क्योंकि आगे की पदों की जरूरत नहीं पड़ती है, तो मैं अक्सर उनको क्या छोड़ दिया करता हूं, ठीक है। अब नीचे आपके देखो 1 से 1 कैंसल, तो ये आपके क्या बन जाएगा, सेम टर्म तो सेम बनेगा, देखो क्योंकि ये तो सेम ही, ये तो बाहर माइनस था, है ना, ये वही से रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में नीचे 1 से 1 कैंसल। अब नीचे से मैं
माइनस अगर कॉमन ले लूं बाहर तो उस कंडीशन में ये क्या बनेगा आपके, ये बन जाएगा y log 3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 log 2, यानी ये 2 वाला 2 ही रहेगा, होल स्क्वायर यू चलता रहेगा। तो इससे फाइनली ये क्या बनेगा, देखो लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये -2 अपॉन ये टर्म तो पूरी y के साथ चलेगी, ठीक है, और -1 बचेगा। तो देखो y टेंड्स टू इंफिनिटी है तो इसमें ये टर्म तो पूरी क्या बन गई 0, और आंसर अब क्या आ जाएगा -1। बस ये इसका तरीका है, फॉर्मूला ध्यान में रखो और क्वेश्चन सेट हो जाएगा। जब कभी 1/x से लिमिट इंफिनिटी आए तो उसको 1 में कन्वर्ट करके लिमिट को वहां पे 0 या इंफिनिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, जिस रूप में वो सेट होता हो। अगला जो क्वेश्चन है वो सर्कल का है, और यहाँ क्या कह रहा है कि एक C1 सर्कल दे रखा आपके, और C2 सर्कल ऐसा है जिसकी रेडियस तो है आपके 5, और ये एक्सटर्नली स्पर्श करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, और एक इसमें एक जो बिंदु है वो बिंदु P उसके 5 पर स्पर्श करते हैं। मतलब एक सर्कल अगर ये है तो दूसरा सर्कल इस तरीके से होगा, और उस केस में इस सेंटर का, इसका सेंटर C1 C2 मान ले, तो इस हिसाब से इसका सेंटर क्या हो जाएगा, पहले वाले C1 का 1 और 2, दूसरे का अपन HK मान लेते हैं। अच्छा रेडियस देख लो आप, दोनों की 5 हो जाएगी, इसकी 5 दे रखी, आप इसकी भी निकाल लो पहले वाले की R1, तो ये G स्क्वायर प्लस F² माइनस C, तो ये प्लस का 20, तो ये हो जाएगा 5, देख लो। अब हमारे पास सीधा सा, क्योंकि ये मध्य बिंदु आ गया P, तो उस केस में आपके ये क्या बन जाएगा 1 प्लस H/2 इक्वल टू 5, और 2 प्लस K/2 इक्वल टू भी 5, तो ये H इक्वल टू क्या आ गया 5 दूनी 10 यानी कि 9, और K इक्वल टू 10 यानी कि 8, तो 8, ठीक है। तो आपके पास में रेडियस इसकी दे रखी है, तो सर्कल क्या बन जाएगा x माइनस H होल स्क्वायर 9 का होल स्क्वायर, और y माइनस 8 होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस इसकी कितनी 5, तो ये 25, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 18x 16y, और ये कितना 81 और 64, इसको प्लस कर लो दोनों को 5, और ये 8 और 6 14 25, 0 14 में से 2 गए तो कितने बच रहे 12, ठीक है। तो ये आपके 120 आंसर हो जाएगा। ये प्लस के है तो प्लस का ही होगा। तो ये इस तरीके से आप सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हो। डायग्राम बना करके आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ताश की 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता रैंडमली ड्रॉ किया जाता है, यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। ये कह रहा है कि उसके रेड या फिर ब्लैक होने की प्रायिकता क्या होगी। सीधी सी बात है, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कुल पत्ते अपन जानते हैं 52, और रेड कितने होते हैं 13, और ब्लैक भी कितने होते हैं 13, तो ये हो जाएंगे 26। तो आपके जो ये पूछी है प्रोबेबिलिटी वो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो ये हो जाएगा आपके 52 C1, और ऊपर कुल 26 और 26 C1, तो ये डायरेक्ट ही आप लिख दे 26/52, तो ये 1/2 इसका रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। वैसे सिंपल क्वेश्चन था ये, कोई ज्यादा भारी बात नहीं थी। साथियों आज की जो क्वेश्चन है आरपीएससी के ऐसे क्वेश्चन है, देखिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्वेश्चन में वेक्टर का ले रहा हूं। सबसे पहले देखिए वेक्टर में इसने क्या दिया, 3 वेक्टर दे रखे हैं A B C, और ये तीनों वेक्टर इस तरीके के हैं कि A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू हाफ BC, और पूछ रहा है कि A और B C के बीच में एंगल क्या है। देखिए इसमें क्या कंक्लूजन निकलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो चीज दे रखी है हम उसको ले लेते हैं। ये क्या बनेगा, क्योंकि A क्रॉस B क्रॉस C होता क्या आखिर, फॉर्मूला आपको याद होगा, इक्वल टू A डॉट C, और बाहर B रहेगा, और माइनस
ए डॉट बी और बाहर सी रहेगा, और ये इक्वल दे रखा आपके हाफ बी। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम अगर ध्यान से देखें तो इसमें ए डॉट सी, अब यहां एक कंक्लूजन निकल रहा है, आप देख लीजिए, ए डॉट बी और ये सी इक्वल टू हाफ बी। ध्यान से अगर देखो तो यहां पर क्या है कि बी और सी जो एक विशेषता होती है इस दे रखा क्वेश्चन में कि बी और सी नॉट पैरेलल, समांतर नहीं है, ये आपको शर्त ध्यान रखनी है। इसका मतलब दो वेक्टर अगर पैरेलल नहीं है तो हम ये वाली शर्त नहीं लगा सकते हैं बी इक्वल टू लेम्डा सी, है ना। जब कोई दो वेक्टर पैरेलल हो तो उसमें एक कांस्टेंट का ही तो डिफरेंस होता है, बी इक्वल टू लेम्डा सी। तो यहां अगर आप ध्यान से देखो कि अगर ये बी और सी दोनों अगर समांतर होते तो हम इस प्रकार से लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या किए, समांतर नहीं है, तो अब हमें बी और सी के गुणांकों को अलग अलग जीरो करना पड़ेगा। किस केस में, जब हम एक स्टेप इस रूप में ले आते हैं, पहले इसको और इसको आप साथ में ले लो, तो ये क्या बन गया, ए डॉट सी, माफ करें, माइनस हाफ, और बाहर बन जाएगा आपके ये बी, और ये आपके माइनस ए डॉट बी और सी इक्वल टू 0। अब आप देखो ना, मैं जो कह रहा था ये वाली बात यहाँ दिख रही है, ये पूरा टर्म क्या है, एक तरह से कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है, अदिश राशि है। ठीक है, तो आप देख लो क्लियर बी इक्वल टू लेम्डा सी की फॉर्म में नजर आ रहा है ये, लेकिन क्वेश्चन में शर्त दे रखी है कि बी सी पैरेलल नहीं है, तो उस केस में हमें इनको अलग अलग जीरो करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में एक तो आ जाएगा ए डॉट सी इक्वल टू हाफ और दूसरा आ जाएगा ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो क्लियर दिख रहा है ए और सी के बीच में एंगल क्या आ गया, ये आपको मालूम होगा ना, ए सी कोस थीटा करते हैं तो ये हाफ कब आता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, तो ये थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 हो जाएगा, 60 डिग्री बन रहा ना, कोस 60 का मान होता है। और यहाँ आप देख लो कि ए और बी परस्पर क्या होंगे, लंबवत, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। वैसे भी क्वेश्चन में ये ए और सी के बीच में ही एंगल पूछा है तो हम कर सकते हैं, लेकिन मान दूसरा भी अगर पूछता तो कोई विशेष बात नहीं, अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेक्टर का कि ये तीन जो वेक्टर दे रखे हैं, ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो अगर, तो पी की वैल्यू क्या होगी, समतली होने की शर्त हमें जानकारी में होनी चाहिए। अगर मैं इन वेक्टर्स को नाम दे दूं a इक्वल टू बी इक्वल टू और c इक्वल टू, अब ये वेक्टर अगर समतली है, कोप्लेनर है ना, कोप्लेनर की बात कर रहा है ये, अगर समतली है तो उस कंडीशन में हमारे पास में एक शर्त होती है a डॉट बी क्रॉस c इक्वल टू 0। अब ये शर्त है तो हमें करना क्या, हमें बना लेना है सारणिक। चलो यहीं से ले लेता हूं मैं, सारणिक में क्या 2 - 1 1, 2 - 1 1, 1 2 - 3, 1 2 - 3, 3p 5, ये 3p और 5, हम इसको सोल्व कर लेते हैं, 0 होना चाहिए, तो इससे आपके क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 × 10 - 3p माइनस यानी कि +1, और फिर ये 5 माइनस यानी कि +9, और फिर ये क्या बनेगा आपके लास्ट में प्लस का 1, तो ये p - 6 इक्वल टू 0। थोड़ा कैलकुलेशन का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका कितना, 10 की जगह अब 20 + 6p + 9 × 5 = 14, 14, और ये p - 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या बना आपके, देखो 6p और 1p, 7p कर लेता हूँ ना, क्यों टाइम वेस्ट करें अपन, और ये 20 और 14, 34 में से 6 गया तो 28 बचा, प्लस का इक्वल टू 0। तो ये आपके p इक्वल टू -4 आ जाएगा समतली होने के लिए। बस ये फॉर्मूले तो हमें पता होने चाहिए कि कोप्लेनर की कंडीशन क्या होती है।
ये आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन आगे देखिए। अब यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर 75 माइनस साइन स्क्वायर 15। तो आपने अगर एक फॉर्मूला पढ़ा हो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो इससे हमारे क्वेश्चन क्या बनेगा, साइन 75 प्लस 15 साइन 75 माइनस 15। ऐसा ही एक कोस का भी होता है, ध्यान रखना। तो उस केस में ये बन जाएगा आपके साइन 90 और साइन 60, तो ये 1 और रूट 3/2, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, रूट 3/2। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन बनते हैं सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं, बस फॉर्मूले थोड़े से आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब यहाँ दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/2, तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही वैल्यू निकालनी है कोस अल्फा कोस बीटा की। अब ऐसी कंडीशन में हम करेंगे क्या, हम एक काम करें, इसको फाइंड करना, मैं उसको कुछ नाम देता हूँ, z इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा। तो ये z इक्वल टू हाफ करके और 2 बना लेता हूं, क्योंकि हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई में है, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो मल्टीप्लाई वाला लेना पड़ेगा। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपके कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब यहाँ करना क्या है, जो कुछ दे रखा उसको आप पुट करते जाइए। ये तो बन गया आपके कितना, कोस π/2, और ये हो जाएगा कोस आपके अल्फा माइनस बीटा। तो z इक्वल टू हाफ और बनेगा कोस अल्फा माइनस बीटा। अब आपको पता है कि कोस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। आप इसको दोनों तरफ से 1/2 मतलब मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा जो मेन फंक्शन आया है वो बन जाएगा। तो देख लो, मिनिमम वैल्यू आपके माइनस की हाफ, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी आपके प्लस हाफ। तो आपके मिनिमम ऑफ z इक्वल टू माइनस का हाफ और मैक्स ऑफ z इक्वल टू प्लस का हाफ, यही आपके रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, और उसका क्वेश्चन है आपके पास में आयोटा z³ प्लस z² माइनस z प्लस आयोटा इक्वल टू 0। ये पूछ रहा है कि मोड ऑफ z की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ आप देखिए, हमें सेट करना है कुछ नहीं, इसको स्टार्ट करते अपन, ये आपका आयोटा z³। अब यहाँ खाली सेट करना, तो एक मैं z² लिखा ना, तो मैं इसमें एक काम करूं, माइनस करके आयोटा स्क्वायर z² कर दूं, तो हमारा काम काफी इजी हो जाएगा। अब मैं इसमें इससे और इससे कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या बना, आयोटा z², तो ये z माइनस क्या बन जाएगा, आयोटा, और -1 कॉमन लूं तो z माइनस आयोटा बराबर 0। आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन भी ठीक लग रहा है आपको? आपको लगता है कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड है और आरपीएससी पूछ सकती है इस तरह के क्वेश्चन को? श्योर। तो फिर यहां बन गया आपके आयोटा z² -1 और ये z माइनस आयोटा इक्वल टू 0। अब हम एक काम करें, दोनों को आयोटा z² इक्वल टू 1 और z इक्वल टू आयोटा। अब अगर पहले मैं इसका मोड निकालता हूं z का, तो मोड ऑफ z करेंगे तो ये आयोटा मोड करेंगे तो 1 आ जाएगा। और इधर की बात करें, अगर z² इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा लें, तो मैं इसको आयोटा अपॉन आयोटा करूं, तो ये z² इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो उस केस में ये क्या बना आपके z² इक्वल टू माइनस का आयोटा, तो ये आपके बनेगा z² इक्वल टू माइनस आयोटा। और अगर आप इसका मोड करते हैं तो ये आपके ऐसे बन जाएगा z² इक्वल टू माइनस आयोटा का मोड, तो उस कंडीशन में इसका भी 1 हो जाएगा, तो ये मोड ऑफ z इक्वल टू आपके 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो रिजल्ट पूछा उसकी वैल्यू आपके क्या आ गई, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका सर्कल का,
ये कह रहा है कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई दे रखा है, ठीक है ना। और उस केस में कह रहा है कि जो सर्कल z माइनस ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू 3 है मोड में, तो इस सर्कल की रेडियस क्या होगी। देखिए हम इस वाले सेट करते हैं और सेट करते रेडियस भी मिल जाएगी, इसका सेंटर भी मिल जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं जो गिवन है यहाँ से। यहाँ अगर आप देखो तो ये बन क्या रहा है, ये बन रहा है, आप इस z को तो लिख दो x प्लस आयोटा वाई माइनस ए प्लस आयोटा बी, और ये है मोड इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसमें अपन खाली सेट कर देखना, तो ये x माइनस ए प्लस आयोटा और y माइनस बी मोड इक्वल टू 3। हम इसमें पूरा इसका मोड करके और स्क्वायर कर लेते हैं, परिमाण निकाल लेते हैं इसका। ओहो, क्या बनेगा ये b होल स्क्वायर और रूट इक्वल टू 3 का स्क्वायर। इधर तो 3 रहेगा, इसका फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो उस कंडीशन में दोनों तरफ स्क्वायर कर दो आप। x माइनस ए होल स्क्वायर y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 9। तो ये रेडियस क्या बन जाएगी आपके इसकी सर्कल की 3, और सेंटर क्या बनेगा, ये तो आप बता दो रे यार, चलो बताना कमेंट करके सेंटर क्या होगा इसका। ये तो कर ही सकते हैं आप। देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन जाते थोड़ा सा हमारे स्ट्रेस सा शुरू होता है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा समझे, उसकी थ्योरी बहुत ज्यादा बड़ी लंबी चौड़ी नहीं है, या तो सी होगा या पी होगा। यहाँ कह रहा है कि राजू अपने 4 फ्रेंड्स को भोजन पर कम से कम उनमें से एक को कितने प्रकार से इनवाइट कर सकता है। तो कम से कम इनवाइट करने का मतलब ये है कि नीचे से स्टार्ट करके ऊपर के सभी आ सकते हैं। तो इसमें क्या बनेगा, देखो वो जो तरीके होंगे उसमें से वो 4C1 हो सकता है, प्लस 4C2 हो सकता है, 4C3 हो सकता है, 4C4 हो सकता है। तो ये क्या बन जाएगा तो इसमें क्या है, ये ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि अपन कम से कम एक को ले सकते हैं, अपर लिमिट तो नहीं बांध कर रखे ना। एक आ रहा तो एक में, अगर 2 आ गए तो एक तो उसमें ही से, 3 को बुला लिया तो 3 में से एक तो है ही से, 4 को बुलाया तो 4 में से एक तो है ही से। तो इसलिए वो 4 में से एक को बुला सकता है, 4 में से 2 को बुला सकता है, तो भी उसमें एक तो आ ही रहा है, कम से कम 1 कह रहा है, इसलिए तो बस हो गया है 4C1। और ये बनेगा 4 3 और कितना 2 1 प्लस 4 3 2 और ये 3 2 1 और प्लस 4C4, तो ये तो 1 हो जाएगा, कितना हो रहा ना 4 और 3, हाँ। तो क्या बन गया ये 4 और ये 6 और ये कितना 4 + 1, तो 6 4 10 और 5 15 तरीके से वो आमंत्रित कर सकता है। आया तरीका समझ में। बस ये अधिकतम न्यूनतम वाला ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो कम से कम कहता तो अपन किया है तो इसने 1 से स्टार्ट किया। अगर ये अपर से बोलता कि कम से कम वो अगर 2 कहता तो अपन 2 से स्टार्ट करके ऊपर जाते हैं। और अधिकतम अगर मान लो 3 कहता तो 3 से हम स्टार्ट करके नीचे 0 पे आ जाते हैं, 4C 0 तक भी आ जाते हैं, क्योंकि इसमें अधिकतम से नीचे आना तो 4C 0 पर होता है, क्योंकि अधिकतम कर रहा है तो न्यूनतम तो कितने भी हो सकते हैं, तो न्यूनतम 0 भी हो सकता है। तो ये एटमोस्ट और एटलिस्ट का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एटमोस्ट का है तो ऊपर से नीचे आना, एटलिस्ट का है तो नीचे से ऊपर जाना, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, थोड़ा इससे अलग दे दिया है। समतल में कुल 10 पॉइंट्स है, फिर कह रहा है कि 6 पॉइंट ऐसे जो कोलिनियर है, सरेख है, एक ही लाइन पर है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। तो कोलिनियर है जो बिंदु है उनसे तो सब वो बनेंगे नहीं त्रिभुज, वो तो सरेख ही होगी, एक ही रेखा में होंगे। जो एक ही रेखा में नहीं होंगे उनसे बनेंगे ट्रायंगल। तो उस कंडीशन में हमारे पास सीधा फॉर्मूला NC3 - MC4, तो 4 क्या 3 आएगा ना, ट्रायंगल तो 3 से बनता है, 4 से थोड़ी बनता है क्या, है ना, मेरे से गलती हुई। अब n आपके पास कितना है 10, कुल 10 पॉइंट, तो 10C3 - M आपके पास 6 पॉइंट ऐसे जो कोलिनियर है, तो इनसे नहीं बनेंगे ट्रायंगल, तो इसको माइनस कर दिया, तो कुल तो त्रिभुज बन रहे हैं इससे।
तो 10c3 का मतलब हो गया 10 9 8 और नीचे क्या बन जाएगा 3 2 1, ये 6 5 और 4, फिर ये 3 2 1। देख लो आप क्या बन रहा है, ये 3 से ये कट रहा 3 बार, ये 4 बार, तो 4 3 12 यानी कि 120 माइनस ये बन रहा है, इसको उड़ा दो ना तो ये हो गया 20, तो ये कितना आ गया 100। यानी इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है, फर्स्ट वाला। ये तो पूछा इसने, तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। देखो यहाँ इसने प्रसार में पदों की संख्या पूछी, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। यहाँ आप देखो कि कुल आपके जो n दे रखा है वो 9 है, तो पदों की संख्या होती है आपके n+1/2। ठीक है, अब पदों की संख्या कितनी बन जाएगी, 9 + 1/2 यानी कि 5 इसमें कुल पद हो गया। वैसे भी अगर अपन समझें तो जिसके पावर n ऊपर अगर विषम संख्या है तो विषम होता तो एक से अधिक पद होते, तो आपके इसके अंदर कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 10। ठीक है, और इसके अंदर भी आपके कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 10, समझने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है कि क्योंकि ये प्लस माइनस में है दोनों, तो आधे पद इसमें से कैंसिल हो जाएंगे आपके। 5 कैसे हुआ, 10 और 10। ठीक है, तो 10 तो हो गए इसमें से कैंसिल, अब बचे 10। तो ध्यान रखना 10 के आधे 5 क्यों कर दिए, क्योंकि इसमें समान गुणांक वाले पद प्लस माइनस में जुड़ जाएंगे, समान गुणांक वाले ऐड हो जाएंगे और इसलिए आपके ये केवल आधे रह जाएंगे 5। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, यूं कि आप 10 करके आ जाएं। ठीक है ना, अब आप देख रहे हो कि इसमें प्लस माइनस होंगे तो आधे कटेंगे, तो आधे कटेंगे तो 10 इसके अंदर इसके मान लो 10 कट गया, 10 और बचने चाहिए, लेकिन वो क्या कहे सम सजातीय पद होंगे ना, तो वो जुड़ जाएंगे और आधे रह जाएंगे केवल 5। अब हम चलते हैं एपी और जीपी में। अब यहाँ देखिए कह रहा है क्वेश्चन के एबीसी जीपी में भी है और एबीसी एचपी में भी है। अगर दोनों में है तो उस कंडीशन में कौन सी कंडीशन करेक्ट होगी, ये किस स्थिति में होगा। देखिए एबीसी अगर जीपी में है तो हमारा पहला फॉर्मूला तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है b² = AC, जीपी के लिए शर्त। और सेम AC, ये तो आपके फर्स्ट वाली बात, ये आपके सेकंड वाली बात। तो एबीसी अगर एपी में है तो इसमें आपके b क्या हो जाता है a+c/2। अब ये a+c b की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दे इसमें, तो आपके ये जो टर्म आएगी वो क्या बनेगी, फर्स्ट वाला वो बन जाएगा a+c/2 होल स्क्वायर = AC। तो ये a² + 2AC + c² = 4AC। तो देखो a² और ये इधर आएगा तो माइनस का 2AC + c² 0, तो ये a - c होल स्क्वायर 0, इट मीन्स a = c आ गया। अब जब a = c आ गया तो पक्की बात आप इसमें a की जगह c पुट करके देख लो, किसी भी एक में a की जगह c पुट कर लो तो आपके इससे b = c आ जाएगा। इट मीन्स कंडीशन क्या आ गई, a = b = c। तो ये कंडीशन जो इसमें है वो करेक्ट हो जाएगी। देखिए एक सीरीज दे रखी है, ये कह रहा है कि इसके अनंत पदों तक का योगफल फाइंड करना, इनफाइनाइट तक चल रही है, हालांकि मैंने यहाँ लिखा नहीं है इनफाइनाइट और इनफाइनाइट का। हम एक काम करते हैं इसमें योगफल का, तो अपन इसको लिख देते हैं s से। ठीक है, अब मैं इसी सीरीज को क्या करता हूँ 1/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए इसका जो तरीका होता है वो यही होता है 1/3 + 2/3² + 6 ये क्या बन जाएगा 3/4 प्लस 4 क्या 3 बनेगा ना, प्लस 10/3/4 और इस तरीके से ये आगे से आगे चलता रहेगा। तो जैसे ही इसको माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके 2/3s = देखो 1 - 1/3, तो क्या हो गया 2/3 और एक 2/3 है। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके 4/3। फिर ये सेम पावर में से माइनस करो तो +4/3²
प्लस 4/3 क्यूब, इस तरीके से चलता रहेगा इनफाइनाइट। तो ये आपके चल रहा इनफाइनाइट तक। तो उस कंडीशन में आपके याद होगा आपको अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल a/1 माइनस r बन जाएगा। तो ये आपके 2/3s इक्वल टू a यानी कि 4/3 और नीचे 1 माइनस r यानी कि 1/3। तो 4/3 और 2/3 बन जाएगा ये। तो फाइनली ये क्या आया 4/2 यानी कि 2 आ रहा है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये s इक्वल टू कितना आ गया 3। तो इस सीरीज का फाइनली आंसर क्या आ जाएगा आपके 3। चलो हम चलते हैं लिमिट के अंदर, और लिमिट के अंदर जो क्वेश्चन दिया है n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ध्यान रखना इसमें छोटी सी मिस्टेक हुई तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। अभी देखना मिस्टेक कैसे होती है। आप इसको जैसे आगे बढ़ाओगे तो ये गुणोत्तर श्रेणी का योगफल दिख रहा है। इसमें आपके प्रथम पद दे रखा है कितना 1/2 और सार्व अंतर दे रखा r इक्वल टू वो भी 1/2। अब उसका क्योंकि r जो है लेस देन 1 है तो उस केस में इसका s जो योगफल होगा वो क्या बन जाएगा n पदों का, वो बनेगा a इंटू 1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये बनेगा। तो इसमें पुट कर लीजिए a की वैल्यू तो हो गई आपके हाफ और 1 माइनस r यानी कि 1/2 पावर n पद ही है इसलिए, और 1 माइनस 1/2। देखिए ये 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, होल पावर n। और ध्यान रखना ये जो लिखने का रिवाज साथ साथ चलता है, यूनिक है आप इसको छोड़ दो, ठीक है ना। कि तो कंपटीशन ने जो अपन क्या के बार बार नहीं लिखे टाइम बचाने के लिए तो चलता है, ठीक है। अब ये कंडीशन बनी, अब यहाँ पर क्या करोगे, n इनफाइनाइट है और उधर पावर n बैठा है, पावर में बैठा है, तो उस कंडीशन में ये 1 माइनस 0 बन जाएगा और ये 1 इसका आंसर आएगा। ऐसे कंडीशन में बहुत सावधानी बरतनी है आपको। फिर से लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट आ गई है। यहाँ भी आपको केवल सेट करना है। अब कैसे सेट करोगे, देखो x टेंड्स टू इनफाइनाइट, मैं इसको कैसे लिखूंगा, साइन a/2 पावर x, ठीक है। और नीचे भी मैं यहाँ a लिख देता हूं और यहाँ a लिख देता हूं, ऐसे मैं कर सकता हूं, a से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिया। अब ये जो 2 पावर x था उसको मैं सीधा इसके नीचे ले आता हूं। देख लो हमारा काम हो गया, कल सेट किया है मैंने टर्म्स को। तो ये आपके बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और जो टर्म बनी है साइन a/2 पावर x अपॉन a/2 पावर x, और ये a जो है वो अलग रह जाएगा। आप देखो कि ये पूरी टर्म आपके क्या बन रही है 1 और ये a, तो ये आंसर क्या आ जाएगा a। ध्यान रखना यहाँ कोई भी टर्म हो, यहाँ जो टर्म होती है वो ही उसका आंसर बन जाता है एक तरीके से। बहुत ही प्यारा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको समझ सकते हो एग्जाम के लिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लंबा चौड़ा दिख रहा है लेकिन कुछ नहीं है, सिंपल काम है। ये कह रहा है कि 2 लाइन है x प्लस वाई 4 और x माइनस वाई 2, इनके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने की बात कर रहा है। और वो तो प्रतिच्छेद बिंदु पहले निकाल लो, तो ये क्या हो रहा 4 और 2 6 आधा यानी कि 3 और 2 गए 1, तो ये तो हो गया इनका प्रतिच्छेद बिंदु। और इस प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली और एक अक्ष के साथ में tan इनवर्स 3/4 एंगल बनाने वाली कोई लाइन है जो इस पैराबोला को फिर से P और Q पॉइंट पर मिलती है। तो उस कंडीशन में इसने पूछा x1 माइनस x2 का मोड क्या होगा। बस करना क्या है, आपके पॉइंट तो ये आ गए, तो लाइन क्या बन जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू m आपके पास दे रखा है 3/4 और x माइनस x1। तो इससे देखो आपके ये y क्या आ गया, y इक्वल टू उधर भेज दो इसको 3x/4 और ये उधर जाएगा प्लस का तो 3 माइनस का 2 बचेगा, तो क्या आ रहा देख लो, है ना, मिस्टेक नहीं करी 4, तो ये 3×9 हो जाएगा, है ना, जल्दी भी नहीं करें, 9/4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3x/4 माइनस 4 जो 5/4। y का मान आपके पास ये आ गया। ये मान आप इस पैराबोला में
पुट करें तो ये आ जाएगा आपके 3x/4 माइनस 5/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू x माइनस 3। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 15 दूना 30x और प्लस 25 और नीचे 4 चौक 16, तो ये 16 चौक 64x माइनस 16 तिया 48 बन गया। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 9x स्क्वायर और ये 64 इधर आए तो ये कितना बन रहा है, देखो आप 6 3 9 94x बन रहा है। और ये इधर लाए तो 8 और 5 13 है ना, और 4 2 6 6 और 1 7। कहीं कहीं मिस्टेक तो नहीं करी कैलकुलेशन में? ये 4 चौक 16 हो जाएगा तो 16 चौके 64, ठीक है, यहाँ 64 बन रहा है तो 64 से आपको इसको ही मल्टीप्लाई करना। 64 या कितना बन रहा है देखिए, ये कह रहा हूँ कि मिस्टेक तो होने में देरी नहीं लगती है। 4 3 12 4 19 192। अब ये इधर लाओ तो कितना बन रहा है देखो, 5 और 2 7 और 9 और 2 11 ने 1 9 और 2 11 11 ही बन रहा है, ठीक है। और ये कितना 217 इधर आएगा तो क्या प्लस का बनेगा। अब इसके जो मूल x1 y1 है, x2 मतलब x1 x2 है, तो इससे आप इसमें निकाल लो मूलों का पहले योगफल निकाल लो। x1 x2 कितना हो जाएगा माइनस b/a, तो ये 94/9 और गुणनफल क्या हो जाएगा c/a, तो ये x1 x2 इक्वल टू 217/9। कट तो रह नहीं है, अब पढ़े रहने दो। जब ये आ गया तो उस केस में आपके x1 माइनस x2 पूछ रहा है मोड में, तो प्लस माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके क्या x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 4x1 4x2। तो ये वाली दोनों वैल्यू आप इनकी जगह पुट करें। थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी बनेगी क्योंकि इक्वेशन थोड़ा लेंदी बन गया है और इस वजह से, तो इससे ये आंसर जो बनेगा आपके फाइनली 32/9, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ कह रहा है कि ये लाइन दे रखी 5x प्लस वाई इक्वल टू k, ये निर्देश अक्षों के साथ में इंटरसेक्ट करती है और एक ट्रायंगल बनाती है। उस ट्रायंगल का एरिया अगर 10 स्क्वायर यूनिट हो, 10 यूनिट स्क्वायर हो तो k की वैल्यू क्या होगी। देखिए हम एक काम करते हैं, ये आपके निर्देश अक्ष हो जाएंगे y मूल बिंदु। अब ये जो लाइन इस तरीके से अगर इसको इंटरसेक्ट करती है तो ये पॉइंट A बन जाएगा, ये पॉइंट B बन जाएगा। ये लाइन कौन सी आपके 5x प्लस वाई इक्वल टू k। तो उस कंडीशन में आपके A के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, A की जगह x की वैल्यू 0 हो जाएगा तो y इक्वल टू क्या बन गया आपके k 0। और यहाँ B के कोऑर्डिनेट जो बनेंगे वो आपके y 0 हो जाएगा तो x इक्वल टू आपके k/5 0 बन जाएगा। यानी सीधा सीधा यहाँ से यहाँ तक OA आपके, यानी कि OA कितना हो गया आपके OA, मतलब इसमें यहाँ से यहाँ तक बता रहा है तो OA तो आपके हो जाएगा k/, देखो इसमें क्या ना k/5 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, ये k/5 ने। OB की बात करें अगर इससे तो OB कितना हो रहा है इसमें देखो k, बस आधार और ऊंचे दोनों आगे क्षेत्रफल दे रखा है तो 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया, तो 1/2 B आपके पास में यानी कि बेस कितना OA कितना है आपके ये निकाला अपन ने k/5 और हाइट कितनी है k इक्वल टू 10, तो ये आपके बनेगा k स्क्वायर इक्वल टू 50 दूनी 100, तो ये k इक्वल टू आपके क्या गया प्लस माइनस 10, ये आंसर हो जाएगा। बस डायग्राम बनाया और फॉर्मूले अप्लाई किया और ये आपके इसमें आंसर आ जाएंगे। देखिए वेक्टर के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ध्यान रखना, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब यहाँ कह रहा है कि 3 पॉइंट है A, B और C। मैंने C यहाँ लिख दिया है पहले से ही और इसको इस तरीके से मैंने बना दिया, ये A, B और C। इसलिए लिखा C अलग से कि A का पोजीशन वेक्टर आपका ये वाला है और B का आपका 2A प्लस B है और ये 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है
एक्सटर्नली, इसलिए मैंने सी को इधर रखा है। अब आपको सी के पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है सी का, तो उस केस में आपके पास में सीधा सीधा आप नोट कर लें OC इक्वल टू ये जो है 2 इंटू OB माइनस, क्योंकि एक्सटर्नली इसलिए बाह्यतम काट रहा है तो माइनस लगेगा 1, और ये OA, ठीक है, अपॉन नीचे हो जाएगा आपके ये 2 माइनस 1। बस अब ये ऊपर तो लगा दो 2, और OB यानी कि आपके क्या हो जाएगा 2A प्लस B, और माइनस 1 इंटू OA यानी कि A माइनस 2B, और अपॉन में आपके 1 हो गया। तो ये 1 से कोई मतलब नहीं, 4A प्लस 2B माइनस A प्लस 2B, तो ये क्या बनेगा 4 में से यानी कि 3A प्लस 4B इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया जाएगा OC का। ये रिक्वायर्ड आंसर है। इस पोजीशन वेक्टर पर क्वेश्चन पूछे गए हैं आरपीएससी में कितनी बार, तो हम सिंपल समझ करके हम इनको पढ़ के जाते हैं, तो एग्जाम में हमें याद ही नहीं आता कि करना क्या है, इसलिए इनको जरूर करें। मैंने ऐसा क्वेश्चन पिछले कुछ वीडियो में और भी डाल रखा है, वहां मैंने इंटरनली लिया, अंतः रूप से काटता हो तब आपको पोजीशन वेक्टर निकालना था। यहां कह रहा है कि दो वेक्टर ए और बी ऐसे हैं कि वो यूनिट वेक्टर है, और इनका जो सम है ए प्लस बी वो भी यूनिट वेक्टर है। तो ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा, एंगल पूछा है। हम एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं ए प्लस बी और इसके मोड के स्क्वायर से। तो जैसे मोड का स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपके ए स्क्वायर प्लस 2 मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी और प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर। अब इसने जो कुछ दे रखा है उसके बीच पे आप देख लो कि जैसे मोड ऑफ ए अगर स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, मोड ऑफ बी स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा, और ए प्लस बी का अगर मोड करोगे और स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो उस केस में आप इसमें इसकी जगह लिख दो 1 1 2, और यहाँ आपके ए डॉट बी, और ये लिख दो आप ए डॉट बी, और ये भी हो जाएगा 1। तो ये 1 से 1 तो कैंसल, और आपके क्या बना देखो, ये बन रहा है आपके 2 मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इक्वल टू -1। तो मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -½ तो अब आप देख लो, क्योंकि ये डॉट ये हटाने के बाद में आपके पास में इनकी वैल्यू दे रखी है, तो ये आपके क्या हो जाएगा, आपके यहाँ थीटा इक्वल टू 2π/3 इसका आंसर आएगा। माइनस में हाफ है ना, तो π/3 तो हो नहीं सकता, सेकंड वाले में जाएगा, तो ये आपके सही आंसर आ जाएगा इसमें। बस यही आपको इसमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये इनकी वैल्यू तो 1 1 हो जाएगी, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी की, तो यूनिट वेक्टर होने से। लीजिए हम आ जाते हैं प्रायिकता के अंदर। यहां कह रहा है कि पीस शब्द है, पीस और PEACE, इस पीस शब्द में दोनों ही ई एक साथ आए, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो हम सबसे पहले इसमें पीस में कुल कितनी प्रायिकता होगी, तो इसमें कुल कितने शब्द हैं पीस में, कुल 5 है। तो उस कंडीशन में कुल प्रायिकता तो हो जाएगी, मतलब प्रायिकता का मतलब कुल संभावना है वो बन जाएगा फैक्टोरियल 5। तो ये 5 4 3 2 1 यानी कि 120। तो ये कुल पर तो हो गई ये। फिर अनुकूल परिस्थितियों की बात करूं मैं, ठीक है, अनुकूल परिस्थितियों में आप देखो कि दोनों P ये साथ में आ जाए तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, ये PAC, ठीक है, और ये EE एक साथ रहेगा। कुल मिलाकर के अब इससे जो प्रायिकता निकालोगे तो इसमें अनुकूल परिस्थितियों में बनेगा 4 और फैक्टोरियल 2। तो 2 तो ये इन दोनों को आगे पीछे अपन कहीं भी जा सकते, इसलिए तो ये 4 कहां से हुआ, 4 मतलब 1 2 3 4 और 5,
तो इसमें ये एक ही यूनिट है, तो इसको एक यूनिट मानोगे तो 1 2 3 और 4, ठीक है। उन दोनों को धमाल की तरह अपने को एक यूनिट मानना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये कितना बनेगा 4 3 2 1 और ये 2 1, तो ये कितना हो गया 4 3 12 जो कि 48। तो ये आपके रिक्वायर्ड जो प्रायिकता है 7 आने की, वो क्या बन जाएगा अनुकूल परिस्थितियां अपन कुल परिस्थितियां, तो ये हो गया अनुकूल तो 48 और नीचे ये हो जाएगा तो कितना हो रहा 12 चौके 48 और 10 है ना ये, तो ये 2/5 इसका आंसर आ जाएगा। यहां देखिए क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा है। यहाँ दो घटनाएं हैं और ये कह रहा है कि PA = 1/3, PB 1/4 और PAB 1/12, तो PB/A फाइंड करना है। एक बात आपको पता होनी चाहिए, यहाँ सप्रतिबंध प्रायिकता वाला क्वेश्चन आ गया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक। किसी घटना के घट जाने के बाद दूसरी घटना के घटने की प्रायिकता वो जो होती है उसको अपन कहते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता। तो यहाँ ध्यान देखो, ये PB यानी कि A के घट जाने के बाद B के घटने की प्रायिकता पूछी है, तो आपको एक बात जानकारी होगी, ये PB/A इक्वल टू होता है PA इंटरसेक्शन B/PA। जी हाँ, ये PA इंटरसेक्शन B का मतलब ही यहाँ PAB है और नीचे ये PA बन जाएगा, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट कर दो, तो ये PB/A पूछा है तो काम हो गया हमारा, PAB तो हो जाएगा 1/12 और PA कितना दे रखा है 1/3, तो 1/12 इंटू 3/1, तो ये 1/4 इसका आंसर होगा करेक्ट। अब हम आ जाते हैं AP GP HP में। यहाँ कह रहा है कि ABC है आपके AP में और BCD है GP में और CDE है HP में। ये पूछ रहा है कि ACE किस में होंगे, AP में, GP में, HP में या किसी भी P में नहीं। तो हम सेट कर लेते हैं, कोई विशेष बात नहीं। हमारा पहला जो पार्ट है ये वाला, इसको मान लें। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या कह रहा है आपके, वो कह रहा है कि GP में है तो HP में है तो B = A+C/2। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, ये वाला, ये कह रहा है कि GP में तो ये हो जाएगा C² = BD, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड वाला CDE HP में है, ठीक है। तो HP का मतलब ये हो जाएगा कि कौन सा D है ना थर्ड वाला, तो ये D = 2CE/C+E। ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। दरअसल अगर ABC AP में होता है तो 1/A 1/B 1/C आपके HP में होते हैं। ये यहाँ समझने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ क्या कंडीशन बनेगी, अब हमारे पास तीनों चीज आ गई। अब हम एक काम करें, ये D और ये B, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। अपन सेकंड से स्टार्ट करते हैं। C² = B यानी कि A+C/2 और D यानी कि 2CE/C+E, ठीक है। तो अब आप देखो कि इसमें से एक C से एक C तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, C² + CE = AE, A से मल्टीप्लाई करना है और ये CE, तो CE से CE कैंसिल, C² = ये AE। देख लो आपके ये क्या बन गया, ACE किस में होंगे, ये होंगे आपके GP में। ये आंसर है इसका। देखिए अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। यहाँ कह रहा है कि Z = sin θ - i cos θ। किसी पूर्णांक n के लिए कह रहा है कि Zn + 1/Zn की वैल्यू क्या होगी। हम एक काम करें, सबसे पहले इसको सेट कर लेते हैं। सेट कैसे करेंगे, Zn, क्योंकि ये रिवर्स लिखा हुआ है, साइन पहले कोस बाद में, तो मैं इसे लिख लेता हूँ cos π/2 - θ
और माइनस आयटा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब मैं अगर इसके ऊपर पावर n लगा देता हूं, जेड एन, समझना इसको, तो ये ऊपर हो जाएगा आपके क्या, पावर n। तो ऐसी कंडीशन में आपके ये जेड एन बन जाएगा यहां कोस n पाई बाई 2 माइनस n थीटा और माइनस आयटा साइन n पाई बाई 2 माइनस n थीटा। ये मैंने क्या किया, यहां ये लगाई मैंने डी मॉरियर्स थ्योरम, ठीक है ना, कोई खास बात नहीं है। तो ऐसे ही अगर यहां माइनस करोगे, ठीक है, यानी कि 1 में है तो आप माइनस कर दो, तो माइनस करते ही फर्क कहां पड़ेगा, ये कोस में यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n पाई बाई 2 माइनस n थीटा ही रहेगा, और यहां साइन में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आयटा साइन n पाई बाई 2 माइनस n थीटा। ये यहां समझने वाली बात है। बस अब इन दोनों को जोड़ दो, तो उस कंडीशन में आपके जेड एन प्लस जेड माइनस एन क्या आ जाएगा, ये माइनस वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये 2 कोस n पाई बाई 2 माइनस n थीटा इसका आंसर आ जाएगा। अगर यहीं पर माइनस करना होगा, ठीक है, अगर माइनस में करना है मान लो, तो उस केस में यहाँ पे कोस वाला कैंसिल होकर के और साइन के टर्म में आ जाएगा आयटा के अंदर। चलिए अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में चलते हैं। यहां आप एक बात ध्यान रखना, क्योंकि सबसे जरूरी बात जो आती है वो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 इकाई का गुणनमूल क्यूबिक रूट, और दूसरा होता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल 0। तो आप यहाँ देखिए ओमेगा निकालोगे तो माइनस बी प्लस माइनस रूट 3 आयटा अपॉन 2 आ जाएगा इसका। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो ये 2 ओमेगा इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 3 आयटा, प्लस भी कर लो भले। तो अब इसमें इसके जो रूट होते हैं वो एक दूसरे के दोनों रूट जो होते हैं वो एक दूसरे के वर्ग होते हैं, एक रूट दूसरे का वर्ग होता है। अगर एक एल्फा स्क्वायर है या एल्फा है तो दूसरा एल्फा स्क्वायर बन जाता है। ये इसकी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। तो इस केस में हम एक काम करें, हम इसी में पूरे के अंदर अपॉन 2 और इसमें भी पूरे के अपॉन 2 कर लेते हैं, यहाँ पर भी अपॉन 2 और यहाँ पर भी ये अपॉन 2 कर लेते हैं पूरे के, ठीक है। ये अपॉन 2 इसके लिए था। तो यहाँ समझने वाली बात ये, भले आप अपॉन 2 करो मत करो या डायरेक्ट आप 2 इधर कर लेना भले, तो उस केस में हम एक काम करें, यहाँ आपके 1 प्लस रूट 3 आयोटा, ठीक है, इसको तो अपन ले लेते हैं माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, और 1 माइनस रूट 3 आयोटा को ले लेते हैं अपन माइनस का 2 ओमेगा। ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर लेते हैं। भले आप ये मत रखो, बटे 2 मत रखो, क्योंकि अपन ने 2 इधर वैसे कर लिया, ठीक है, हटा दो इसको, कोई बात नहीं। आप चाहो वैसे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, 2 को उधर भेज देता हूँ पहले, ताकि डायरेक्ट वैल्यू उसमें रख देते हैं। तो ये आपके 1 प्लस रूट 3 आयोटा की वैल्यू तो क्या हो गई, माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, और नीचे माइनस का 2 ओमेगा, ऊपर आपके क्या आ गया 64, और यहाँ पर अब की बार माइनस 2 ओमेगा ऊपर और माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर नीचे, और ये आपके ऊपर पावर 64। तो ये क्या बना, माइनस माइनस कैंसिल 1, यानी ओमेगा पावर क्या बना 64 प्लस 1 अपॉन ओमेगा पावर 64। अब सेट कर लो इसको, ये ओमेगा है तो इसमें से एक ओमेगा बाहर ले लो, ठीक है, तो 63 हो जाएंगे। तो 63 का मतलब ये ओमेगा क्यूब और ये 21 कर दो, 21 63 64 हो रहा है। सेम ऐसे ही 1 अपॉन ओमेगा बाहर, और ये ओमेगा की जगह ओमेगा क्यूब करके 21 कर दो, तो ये तो बन जाएगा आपके ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा। आप अगर चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, मतलब सोल्व कर लो, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा, तो ये क्या बन जाएगा, इस फॉर्मूले से ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 क्या होता, माइनस ओमेगा, तो ये माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा, यानी कि माइनस का 1 इसका आंसर आ रहा। देख लो आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा।
ये सीधा सीधा आपके इसमें काम आ रहा है। ये माइनस पूरा इसमें से बाहर कॉमन लेता है कि ये माइनस यहाँ यूज कर ले साथ साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप यूं नहीं कि इसको सोल्व करने बैठ जाओ या इसको आप उसमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर आप उसमें डी मोवियस थ्योरम लगाओ, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू, ये इनफाइनाइट तक चल रही है और इसकी वैल्यू दे रखी है 2√3 + 4। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? देखिए साथियों, यह सीधी सीधी बात है कि ये एक अनंत जीपी है, इनफाइनाइट जीपी है, और इसके लिए इनफाइनाइट जीपी के लिए फॉर्मूला होता है सम a/1 - r। अब a आपके क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म 1 और 1 - r की जगह हो जाएगा आपके सार्वनुपात कितना, थीटा, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपके 2√3 + 4। बस इसको सोल्व कर लो आप, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 1 - साइन थीटा इक्वल टू 1/2√3 + 4, 1 अपॉन में आएगा। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, इसका रेशनलाइज कर लेता हूँ, 2√3 - 4, 2√3 - 4, तो ये क्या बन गया, देखो ऊपर तो 2√3 - 4 और नीचे बन जाएगा 4 या 12 माइनस कितना हो गया, 16, 12 - 16 हो रहा है। तो एक काम करो, इसको 12 - 16 तो चलो एक बार देखो इसी से कर लो, तो 12 - 16 कितने हो रहे, 4 हो रहे माइनस के। अब इसमें हमें इसको सोल्व ही तो करना है, तो 2 इसमें से हटा दो आप एक बार और, तो ये √3 - 2 अपॉन -2, तो ये 2 - √3/2 हो जाएगा। अब 2 इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या बन गया आपके 2 - 2 साइन थीटा इक्वल टू 2 - √3, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, √3/2, तो ये थीटा इक्वल टू देखो आप π/3 आ जाएगा इसके अंदर, साइन 60 की वैल्यू होगी। और यहाँ देखना, अगर मान लो अगर इसमें कोई वेरिएशन भी आता है तो आप इसी चीज को, क्योंकि इसका फर्क पड़ ही नहीं रहा है, तो आप इसको रिवर्स ले लें, 4 माइनस कर लें। अब यूनिक या माइनस आ रहा तो अपन पहले ही कर लें, और यहाँ क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस में आ रहा तो वहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा, और इसलिए एक बार जैसा आ रहा वैसा आप सोल्व के आंसर तक पहुंचने की कोशिश करिए। अगर ये आंसर नहीं मिलता तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर लेते, प्लस माइनस आगे पीछे कर लेते, तो हमारा आंसर आ जाता। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया है, ये कह रहा है कि एक कर्व है x² + y² इक्वल टू 4, वैसे सर्कल है, ये कर्व y - mx इक्वल टू 2 इस लाइन के साथ में अगर ये इंटरसेक्ट करे तो ये प्रतिच्छेद बिंदु जहां वो काटती है उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा मूल बिंदु पर परस्पर अगर लंबवत हो, वो जो रेखाएं मूल बिंदु पर अगर परपेंडिकुलर हो तो m की वैल्यू क्या होगी। सीधी सीधी बात है कि केंद्र पर समकोण अंतरित कर रहा है, और केंद्र पर समकोण अंतरित करने का क्या तरीका बता रखा मैंने, डायरेक्ट आपको x² का गुणांक प्लस y² का गुणांक 0 करना है। लेकिन उसके पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें पहले समीकरण को दूसरे की सहायता से समघात बनाना पड़ेगा। यही तरीका तो हम बेलन के समीकरण निकालने के लिए भी करते हैं, ग्रेजुएशन वाले पार्ट में गोला बेलन शंकु में वही तो काम करते हैं। तो यहाँ आप एक काम करो, ये आपके हो जाएगा x² + y² - 4, और इसको अपन लिख देते हैं y - mx/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देख लीजिए ये 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, और लंबवत कंडीशन वाली बात करें तो इसमें नियम है x² का गुणांक प्लस y² का गुणांक बराबर 0। तो x इसका गुणांक 0 करें तो ये x² का गुणांक यहाँ पर 1, और इधर आपके क्योंकि ये 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर है ना इसलिए 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बनेगा, x² का गुणांक ये प्लस और माइनस का m² बन जाएगा। फिर y² का गुणांक क्या बनेगा,
कुछ नहीं बनेगा क्योंकि ये 4 कैंसिल हो गया, ये वाई स्क्वायर खोलोगे होल स्क्वायर तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये m इक्वल टू आपके पास आ गया प्लस का 1 माइनस का 1 आंसर हो जाएगा। लीजिए हम इंटीग्रेशन के अंदर घुस गए। यहाँ एक इंटीग्रेशन डायरेक्ट दे रखा कर रखा है इसने। ये कह रहा है कि √10x अपॉन sin x cos x dx इक्वल टू k √10x प्लस c। तो k की वैल्यू क्या होगी? अब यहाँ अपने को इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा ताकि पता चलेगा कि यहाँ पे क्या आएगा। देखिए जब कभी इंटीग्रेशन की बात आती है तो साइन कोस या साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ऐसे टर्म आती है या साइन स्क्वायर आता है, मतलब 3 चीजें, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर या फिर साइन कोस मल्टीप्लाई में। तो आपको अंश हर को हमेशा ही कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देना, हमारा सबसे बड़े तरीका। तो इससे हमारे क्या होगा, ये जो आपके बैठा हुआ है √10x, इसको तो आप एज इट इज पढ़ा रहना, इसको हाथ ही नहीं लगाना। अब अंश और हर को आप कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये तो बन जाएगा, देखो आप क्या, सेक स्क्वायर एक्स और dx अपनी जगह रहने दो। और नीचे जो बनेगा, यहाँ कोस स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो तो एक कोस से एक कोस कैंसल, और नीचे आपके क्या बन गया, ये 10x। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये बना क्या है, आपके बन गया ये नीचे 10 स्क्वायर बन रहा है, एक तरह से 10 बन रहा है रूट में। ठीक है, तो ये 10 नीचे रह जाएगा। अब आप इसमें क्या करो, 10x को t स्क्वायर लेट कर लो। तो ये 10x इक्वल टू मैंने z स्क्वायर लेट कर लिया, सेक स्क्वायर x dx 2z dz। तो ये बन जाएगा, देखो सेक स्क्वायर x dx की जगह तो लिखेंगे अपन 2z dz अपॉन नीचे z स्क्वायर, ओनली z बचा। तो ये आपके 2 और z बन गया प्लस c, तो ये 2 √10x प्लस c, ये आपके आ गया क्या, के जो इसने पूछा था, के की वैल्यू क्या आ गई 2। यही आपके आंसर होंगे। लीजिए आपके सामने इंटीग्रेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि log 10 थीटा डी थीटा क्या होगा। यहाँ आपको क्या करना, P4 प्रॉपर्टी आपको पता हो तो वो अप्लाई कर लेंगे। और वो प्रॉपर्टी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी होती है 0 to a और fx dx इक्वल टू हो जाता है 0 to a f और ये a माइनस x dx। ये P3 की स्पेशल प्रॉपर्टी है, विशेष कंडीशन, या a to b होता है P3 में। तो उस कंडीशन में हम ये लगा देंगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और ये बन जाएगा आपके log 10 π/2 माइनस थीटा डी थीटा। तो ये I क्या बन गया आपके 0 to π/2 log ऑफ कोट थीटा डी थीटा। आप इसको और इसको 1 और 2 को ऐड कर दो। ठीक है, तो ऐड करने से ये आपके बन गया 2i और उधर बन जाएगा राइट साइड में π/2। देखिए log 10 थीटा प्लस log कोट थीटा, चलो मैं लिख लेता हूं सुविधा के लिए, log 10 थीटा प्लस log कोट थीटा और ये डी थीटा। तो उस कंडीशन में यहां क्या बन जाएगा, देखिए ये 0 to π/2 और log m प्लस log n, log mn बन जाएगा। तो ये 10 इंटू कोट आपके क्या बन गया 1 और log 1 की वैल्यू 0 और इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 0। अब अपन चलते हैं 2D के अंदर। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, इसने 3 लाइन दे रखी, L1 L2 L3, इनको अपन नाम दे देते हैं। ये कह रहा है कि ये तीनों लाइन जो है ये कॉनकरेंट है, संगामी है। तो उस कंडीशन में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर हमारे पास में एक ऑप्शन तो ये है कि हम 2 को सोल्व करके और जो वैल्यू आएगी वो अपन तीसरे में पुट कर देते हैं x और y की। अगर वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो वो कॉनकरेंट है। लेकिन ये सोल्व करने में आपको समय लग सकता है, इससे बेटर ये कि आप इसमें
डिटर्मिनेंट यूज कर ले ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी। अब आप इसको सोल्व कर लें तो इससे बेटर और तरीका नहीं होगा। ये आपके पास में ए, तो ये बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी, तो ये बी स्क्वायर माइनस सी ए और प्लस सी, तो ये ए बी माइनस सी स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखो तो इसमें, क्योंकि इसके इक्वल 0 होना चाहिए, अगर ये 0 है तो यहाँ आप क्लियर देख सकते हो कि इसमें इसकी जो वैल्यू आ रही है, देखो ए स्क्वायर, ए अंदर गुणा किया तो ये आपका ए क्यूब, बी अंदर गुणा किया तो ये आपका बी क्यूब, ठीक है। अब सी अंदर गुणा किया, ठीक है, तो ये क्योंकि ये माइनस का, यही माइनस का, ये माइनस का, ये सी क्यूब। अब आपके देखो प्लस का ए बी सी, फिर प्लस का ए बी सी और फिर प्लस का ए बी सी इक्वल टू 0। तो देख लीजिए आपके ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, 3abc। ये रिक्वायर्ड आंसर है। अगर आपको लगता है कि इसमें भी देर लग रही है तो आप इसमें एक काम करें, क्योंकि मैंने शुरू वाला तरीका बताया था कि 2 को हल करें और इससे x और y की जो वैल्यू आए वो आप तीसरे में पुट करें, वो सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें आप एक काम करें, आप ए बी सी की सूटेबल वैल्यूज ले लें। जैसे a इक्वल टू ले लें आप 1 -1 और 2 ले लें, क्योंकि आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 0 लोगे तो आपने उसमें दिक्कत आ सकती है, वो सेटिस्फाई कर तो देगा लेकिन 0 के लिए और कंडीशन भी सेटिस्फाई हो सकती है, तो चक्कर पड़ेगा। तो आप ये वाली वैल्यू ले लें। ऐसा करने से आपके ये इसमें, जैसे आप इसमें पुट करोगे, इन दोनों को सोल्व कर लेना, इन दोनों सोल्व करोगे तो ये 1 1 पुट करने से तो इससे इजी में सोल्व हो जाएगा और आप इसमें पुट कर देना तो वो सेटिस्फाई कर लेगा। वापस वही चीज इधर पुट करनी पड़ेगी आपको कि ये इधर और इधर, इसमें ऑप्शन में भी जो दे रखे ना उनमें, तो इसलिए क्या है कि आपको इसमें भी देर तो लग सकती है। बेटर यही है आप इसको डिटर्मिनेंट से कर लें।